हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑडिटर रेम्यूनरेशन एंड पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। जैसे कि टॉपिक से ही हमें समझ आ रहा है, हमें ये पता करना है कि ऑडिटर को जो रेम्यूनरेशन देते हैं उसको कौन डिसाइड करता है और क्या पावर्स और ड्यूटीज़ होती हैं ऑडिटर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी क्लास। सेक्शन 142 कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। बहुत सिंपल सा फंडा है, जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा उसकी रेम्यूनरेशन भी वही डिसाइड करेगा। इट मीन्स अगर ऑडिटर को जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन भी वही डिसाइड करेंगे। और अगर ऑडिटर पहला ऑडिटर है और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। तो सेक्शन 142 में हमें यही बताया गया है कि रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, क्योंकि हमें पता है ऑडिटर्स को शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में, तो उसकी रेम्यूनरेशन भी वही डिसाइड करते हैं। और अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड हमें जैसे कि पता है कि पहला ऑडिटर, क्योंकि हम एजीएम का वेट नहीं कर सकते, तो पहला ऑडिटर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे ही उसे अपॉइंट करेंगे तो उसको क्या रेम्यूनरेशन देना है, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगली बात करते हैं हम सेक्शन 142 के बाद 143 की। ऑडिटर्स की क्या पावर्स और क्या ड्यूटीज होती हैं, अगर आइए उसे समझते हैं। हर कंपनी के हर ऑडिटर के पास एक्सेस है कि वो कभी भी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनी के वाउचर्स को कभी भी चाहे एक्सेस कर सकता है। दे कैन चेक, दे कैन वेरीफाई, दे कैन हैव द कॉपी ऑफ द सेम एट एनी टाइम। अगर उसके बाद दिस इज द वेरी बेसिक पावर ऑफ द ऑडिटर, अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो तो आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं और क्या क्या ड्यूटीज, बिकॉज जैसे कि हेडिंग बोल रही है हम पावर और ड्यूटीज दोनों एक साथ समझ रहे हैं। तो अगर कंपनी ने कोई लोन या एडवांस किसी को दिया है तो उसके लिए क्या प्रॉपरली कोई चीज सिक्योरिटी के लिए रखी है या नहीं, और अगर जिन भी टर्म्स एंड कंडीशन पे कंपनी ने किसी को लोन दिया है क्या वो कंपनी के फेवर में है। ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन या इस एक्ट की वजह से कंपनी के इंटरेस्ट या मेंबर्स के इंटरेस्ट पे कोई प्रॉब्लम या कोई उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। सो व्हाट वी नीड टू चेक एज एन ऑडिटर, आपको ये चेक करना है कि अगर कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी रख रही है, और जो भी सिक्योरिटी रख रही है वेदर इट इज प्रॉपरली सिक्योर्ड और नॉट, और जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन्स एंड एडवांसेस दिया जा रहा है क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट में है, मेंबर्स के इंटरेस्ट में है, कहीं वो मेंबर्स और कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं। तो दैट वी नीड टू चेक एज एन ऑडिटर। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है, मतलब मैं आपको ये जो ड्यूटीज बता रही हूँ ऑडिटर की, आप ध्यान दीजिएगा जब आप वाउचिंग या वेरिफिकेशन कर रहे हैं एसेट्स, लायबिलिटीज या और कंपनी के ट्रांजैक्शन, तो आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि आपने जिसमें जो पढ़ लिया दैट इज वेरी पर्टिकुलर और वेरी लिमिटेड टू दैट टॉपिक ओनली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें चीज़ों को समझना है, हमें ऑडिटर बन के चीज़ों को सोचना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं। तो यानी कि जब मैं वाउचिंग करूंगी एज एन ऑडिटर तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, व्हाट आर दी ड्यूटीज। ये तो जनरल ड्यूटीज है दैट एवरी ऑडिटर सपोज टू डू और सपोज टू कैरी आउट। कंपनी की कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर आपको बुक्स ऑफ एंट्रीज में दिखाई देती है तो आपको चेक करनी है कि क्या वो ट्रांजैक्शंस कंपनी के भले के लिए है, कहीं उसके अगेंस्ट तो नहीं है, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, दैट वी सपोज टू चेक। जो भी बुक्स एंट्रीज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई दे रही है
उसके बाद आपको एज एन ऑडिटर आपकी ड्यूटी बनती है ये चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर के कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जिन्हें पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया गया है या रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिया गया है। जब मैं बात कर रही हूँ हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कहीं कहीं कंपनी ऐसे खर्चों को जो कि पर्सनल नेचर के हैं उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में कंपनी के खर्चे दिखाकर तो नहीं शो किया जा रहा। So we need to check these things very precisely and very wisely. अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक ये चीज़ भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के चेक कर रहे हो, अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए हैं कैश अगेंस्ट, यानी कि आपने कंपनी ने कैश रेज किया है बाय इशूइंग दी शेयर्स, तो क्या जब आपने कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं तो क्या एक्चुअल में ऐसा कोई कैश कंपनी ने रिसीव किया है और उसे अलग से एक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है या नहीं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक। उसके बाद हम आ जाते हैं रूल 12 पे। इसमें भी कंपनी ऑडिटर्स की ड्यूटीज और पावर्स की बात की जाती है, बट यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अगर ऑडिटर को ब्रांच ऑडिट देखनी है, आपको पता है जो आपके मेन ऑफिस या हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस का ऑडिट होता है दैट विल बी डन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिट, लेकिन अगर आपके एक पर्टिकुलर कंपनी के वेरियस ब्रांचेस हैं तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल नॉट गो फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। तो आपको क्या करना है, अगर आप एज अ ब्रांच ऑडिटर हो तो ब्रांच का ऑडिट करके जो रिपोर्ट है दैट विल बी सबमिटेड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर आल्सो, बिकॉज ही विल गोइंग टू मेक द यूज ऑफ द ऑडिट दैट हैज बीन डन बाय यू। तो आपको क्या करना है, जो ऑडिट आपने देखा है दैट हैज बीन डन बाय यू दैट सपोज टू बी सबमिटेड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ही मे मेक द यूज ऑफ दैट इन हिज फाइनल रिपोर्ट। जो वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो आपकी ब्रांच ऑडिटर की दिए गए ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट का यूज करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने में। तो एज अ ब्रांच ऑडिटर जब आप ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं तो आपकी क्या क्या चीजें, क्या क्या ड्यूटीज आपकी बनती है एज अ ब्रांच ऑडिटर और क्या क्या पावर्स आपकी बनती है एज अ ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर को कंपनी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट विल मेक अ गुड यूज, विल बी ऑफ ग्रेट यूज फॉर द company auditor, because he cannot go each and every branch, और वो हर जगह की ब्रांच में जाके ऑडिट नहीं करेगा, वो आपकी दी हुई रिपोर्ट का यूज करके अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। तो ये एज अ ब्रांच ऑडिटर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी रिपोर्ट कंपनीज ऑडिटर को सबमिट करें। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज द मेन ड्यूटी ऑफ अ ब्रांच ऑडिटर। तो ब्रांच ऑडिटर को क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट्स दैट ही हैज एग्जामिन्ड while doing the audit and sent to the auditor of the company that who shall make the use of your report, as I told you before। वही चीज मैंने नोट्स में भी बता रखी है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए थे एज पर सेक्शन 143 दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रूल 12 ऑल्सो, जब हम ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज और पावर्स की बात कर रहे हैं। अब इसके आगे चले तो अगर कंपनी के ऑडिटर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी वो अपनी जब एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो काम कर रहा है और उसको ऐसा कुछ पता चलता है कि कोई फ्रॉड हुआ है जिसमें अप्रॉक्स 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो एंड हैज़ बिन कम, और ये जो कमिट किया गया है ये कंपनी के अगेंस्ट उसी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने किया है, तो ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूर देनी है। ये मैटर आपको, अगर आपको ऐसा कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है जिससे करीबन 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है, तो आपको क्या करना
वेदर एनी एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्टिंग जरूर देनी है। Auditor shall report the matter to the board and audit committee also immediately but not later than 2 days of his knowledge of the fraud। ठीक है, अब बात सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में कोई 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड मिला, आपने फटाफट सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इन्फॉर्म कर दिया, आपको बोर्ड को भी इसके बारे में बताना है। और 2 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपको इस तरह की किसी फ्रॉड की नॉलेज होती है, या ऑडिट कमेटी को भी आपको जरूर बताना है, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी फॉर्म्ड है तो। ठीक है, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर बताना है, और उसके बाद अगले 45 डेज के लिए आपको एक रिप्लाई का वेट करना है, जो ऑडिट कमेटी या कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको इस पे क्लैरिफिकेशन देंगे या रिवर्ट करेंगे। तो यू सपोज टू वेट एज अ ऑडिटर फॉर एटलीस्ट 45 डेज। और अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी से इस तरह का कोई जवाब आता है, तो आपको अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है, और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी ने आपको रिप्लाई भेजा है उस पे अपना कमेंट जोड़कर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर फॉरवर्ड करना है कि भाई मुझे ये फ्रॉड मिला और मैंने बोर्ड से पूछा, बोर्ड ने मुझे ये रिवर्ट किया है, और इस पे मेरा कहना ये है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी का कहना ये है, तो अब आप बताइए, मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दैट मीन्स यू आर फॉरवर्डिंग योर रिपोर्ट as well as the reply of the board or audit committee along with your own comment, right? कितने दिन के अंदर अंदर, जैसे ही बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी से आपको जवाब मिलता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इन केस ऑडिटर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई, अगर ऑडिटर को कोई जवाब ही नहीं मिलता ना बोर्ड की तरफ से ना ऑडिट कमेटी की तरफ से 45 डेज के अंदर अंदर, तो आप अपनी रिपोर्ट एज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, और साथ में एक नोट लिखकर रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ हिज रिपोर्ट। आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो उसे आपने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एड्रेस पे सेंड करना है, एक सील्ड कवर एनवलप में बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के साथ, और साथ में एक ईमेल कंफर्मेशन भी होनी चाहिए। रिपोर्ट जो ऑडिटर भेजेगा दैट सपोज टू बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर। आपकी जो भी फर्म है, आपका जो भी फर्म का नाम है, उसका जो भी लेटर हेड होगा उस पे आपकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और ऑडिटर उस पर साइन करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा और अपना मेंबरशिप नंबर भी मेंशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी एज अ ऑडिटर ड्यूटी भी है, और आप क्या क्या कर सकते हो वो पावर भी है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ आ गया हो कि ऑडिटर की ड्यूटीज और पावर्स क्या हैं एज पर सेक्शन 143, राइट। 142 में हमने पढ़ा रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, और अगर फ्रॉड डिटेक्ट होता है ऑफ ₹1 CR और मोर, तो ऑडिटर क्या स्टेप्स ले सकता है। तो आई होप आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि 142 सेक्शन और 143 में क्या दिया, रूल 12 क्या बोलता है, एज अ ब्रांच ऑडिटर आपकी क्या ड्यूटी बनती है और क्या पावर है।